सी कोचिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। बेसिक सी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो आपको मतलब कभी डाउट नहीं आया प्रिपरेशन में कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा? क्या इतना हार्ड एग्ज़ाम है? टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था एंड मेरा उसका प्लस पॉइंट ये मिलता था कि वो एक वीकेंड पे ऑनलाइन टेस्ट लेते थे, जो कि मैं अपने रूम से ही देता था फ़ोन से। एंड दूसरा वो टेस्ट लेते थे, हमें सेंटर पे बुलाते थे एंड वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट होती थी। सो इस ओके। तरीके का अगर आप कहीं आपको कोचिंग फीचर प्रोवाइड कर रही है या फिर आप बाहर से कोई टेस्ट सीरीज़ आप बाय कर सकते हो, तो यू शुड बाय आइदर टीचर कि सर देख लो कुछ तो कर दो, फिजिक्स में तो मेरे ऐसे ही 0 नंबर हो जाएँगे, कुछ नंबर नहीं आएगा, नंबर ओवरऑल नहीं ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा। हाँ। सो इट वाज़ लाइक कि फिजिक्स वाज़ वेस्टेड फॉर मी फॉर क्लास 11। देन आफ्टर हुँ, हुँ। आई टूक इट सीरियसली कि नहीं अब तो हुँ। करना पड़ेगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉक टॉक बाय ध्रुवा मेंटर्स। टुडे हम लोग वी विल बी डिस्कसिंग कि हाउ कॉमन एस्पिरेंट एक जेई एस्पिरेंट की जर्नी कैसी होती है फ्रॉम बीइंग एन एस्पिरेंट टू रीचिंग आईआईटी एंड नॉट ओनली आईआईटी बॉम्बे. So we will be getting today JEE insights and tips for upcoming JEE exam. I am Harsh Sawant from IIT Patna second year, and well, let me welcome Priyanshu Sharma from IIT Bombay. Priyanshu Sharma is a third year student at IIT Bombay. He has got 98.74 percentile in JEE Mains overall and 99 percentile plus in physics and chemistry, which is exceptional, I would say. He being from a local boy of from a village of Bihar, Bodh Gaya. He prepared his JEE journey from a local coaching in Bodh Gaya and cracked not even IIT but IIT Bombay. So it's inspiring story in it. So let's understand and hear from himself that how was his journey inspiring, and we can actually take out notes from how can we prepare our JEE journey better. So hello Priyanshu. Hello, Hers. Thank you for this heartwarming introduction. Yeah, so I will be telling you about JEE preparation, like मैंने कैसे अपनी तैयारी करी थी एंड मैंने कैसे लाइक अपने JEE में JEE एडवांस एंड 12th के एग्जाम सेम ईयर में एंड दैट टू फ्रॉम लोकल कोचिंग मैं Okay. क्रैक कर पाया एंड डायरेक्ट आईआईटी बॉम्बे तक आ पाया. Yeah, that's completely inspiring, I would say. Mm. So let's start our discussion for today. Yeah, sure. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो एक मतलब माइंड में आता है कि आपको कब पहले पता चला कि आईआईटी जैसी मतलब कुछ होती है, आईआईटी का एग्जाम होता है या आईआईटी जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है? ओके, सो फर्स्टली चूंकि मैं बिहार से था एंड आई एम फ्रॉम अ विलेज एंड दैट टू इन बोध गया. वहाँ पे ऐसा एजुकेशन की ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैंने आईआईटी वर्ड तो कभी सुना भी नहीं था, इवन नाइन्थ में भी नहीं, टेंथ में भी नहीं एंड इवन इलेवेंथ में भी मुझे ऐसा पता नहीं था. इट इज देन जब मुझे एक टीचर ने, एक्चुअली मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया था कि देर इज अ कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी तैयारी करवाई जाती है शिवम कोचिंग, शिवम क्लासेस नाम की कोचिंग में, जो कि पास में ही सिटी में थे. So I went into that coaching in the name of competitive exam, ताकि I thought कि competitive exam की preparation करूँगा and then after I will go for the banking, railway and multiple exams. So that there I started my preparation for the competitive exam and later I got to know कि उस coaching में हमें competitive exam की नहीं, actually वो जेई का preparation करवा रहे थे. So from there in that coaching only I got to know कि मैं जेई का preparation कर रहा हूँ. And धीरे धीरे I got to know कि there is JEE, something is JEE mains or something is IIT and I have to go and do a engineering degree and काफी अच्छे खासे like oh we get a flat, we get a car, ऐसी चीजें मुझे कोचिंग में बताई जाती थी. That was a motivating factor and it was like कि मैं धीरे धीरे चीजें मुझे मालूम चली and मैं पढ़ाई करता रह गया and it happened in just 2 years. That was a unique story how you were introduced with आईआईटी हाँ. एक्चुअली. सो ये आपका खुद का डिसीजन था, मतलब अंदर से आया, या आपके मतलब एक बार पेरेंट्स ने मतलब इंस्पायर किया आपको लेटर ऑन? जैसे एक तो आपको पता चला, उसके बाद एक जर्नी कंटिन्यू करने की हम्म. इंस्पिरेशन कहाँ से आई? सी ऐसा हमें पहले से प्री इन्फॉर्म्ड नहीं था, इवन हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता थे कि जेई होता है या फिर आईआईटी जैसी कुछ चीज होती है. इवन मेरे मदर फादर दोनों को नहीं पता थे एंड इवन मुझे जिस टीचर ने सजेस्ट किया था it was आनंद सर, जो कि एक प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल है. मैं वहाँ से पास आउट हुआ था, तो उन्होंने मुझे हम्म. सजेस्ट किया था एंड उन्हें भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी जेई का, उन्होंने जस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम के नाम से भेजा था. सो इट वाज कि नन ऑफ द पर्सन मोटिवेटेड मी फॉर जेई. इट इज जस्ट कि आई जॉइन, आई गॉट टू नो कि देयर इज जेई एंड आई वाज गुड एट स्टडीज. मेरे टीचर्स मुझे बताया बताया करते थे कि हाँ जेई कर लो, इसके बाद फिर यू गेट अ वेरी गुड पैकेज, यू गेट कार, यू गेट फ्लैट. सो इट वाज लाइक कि उस कोचिंग में चला गया, मैं फिर पढ़ाई करते रहा, मन से पढ़ाई किया 2 साल एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा हो गया था. दैट्स अमेजिंग, मतलब ये तो बहुत यूनिक स्टोरी है.
या एक होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे बच्चे तो मतलब आजकल रिनाउंड कोचिंग्स और ऑनलाइन कोचिंग्स इतनी आ गई है, वहां पे हुँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी उनको एक माइंड में ओवरऑल प्रिपरेशन में एक डाउट रहता है कि क्या मेरा जेई निकलेगा, क्या जो मैं मटेरियल सॉल्व कर रहा हूँ या जो मेरे को टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। आप तो मतलब एक लोकल कोचिंग बेसिक सी कोचिंग में पढ़ रहे थे, तो आपको मतलब कभी डाउट नहीं आया प्रिपरेशन में कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या इतना हार्ड एग्जाम है? एक्चुअली सारी चीज़ें मुझे धीरे-धीरे मालूम चली। इट वाज़ नॉट कि मुझे पहले से मालूम था कि आईआईटी काफ़ी टफ़ होता है। इट वाज़ कि धीरे-धीरे मुझे मालूम चलने लगी। आई वाज़ लाइक कि मुझे पहले लग रहा था कुछ महीनों पढ़ाई करने के बाद कि हाँ, चलो यूनिट एंड मेज़रमेंट कर लिए, अब तो काइनेमैटिक्स भी कर लिए, प्रोजेक्टाइल कर लिए, अब मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो चलो ठीक है टॉप 1000 में आ जाएँगे, टॉप 500 हाँ। में आ जाएँगे। धीरे-धीरे मुझे मालूम चलने लगा कि अच्छा नहीं ज़्यादा टफ़ है तो 1000 नहीं चलो 2000 रैंक भी अच्छा होता है। धीरे-धीरे कि 3000 रैंक भी अच्छा ही होता है ओवरऑल। एंड धीरे-धीरे जैसे-जैसे मालूम चलने लगा मुझे टफ़नेस, तो ये 3000 5000 फिर फाइनली इवन जेईई एडवांस एग्ज़ाम तक आते-आते मुझे ये भी लगने लगा कि यार चलो 10,000 रैंक भी बुरा नहीं होता है। सो अगर 10,000 रैंक भी आता है, तो अच्छा है, इवन 15,000 भी आ गया तो एटलीस्ट आईआईटीएन तो कहला जाएँगे। सो इट वाज़ हाँ। धीरे-धीरे कि मुझे टफ़नेस मालूम चला, बट हाँ इट वाज़ कि मुझे पता नहीं था टफ़नेस, पर मैं सीरियस शुरू से था एंड मैं अगर सीरियस रहने का रीज़न बताऊँ, सो जब मैं पढ़ाई करता था, वहाँ पे मेरे को मंथली अराउंड 3500 रुपीज़ पड़ते थे एंड 3500 रुपीज़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अस, जो कि या एक मिडिल क्लास फैमिली से ऐसा 3.5 थाउज़ेंड देना, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट पर मंथली। सो दैट वाज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि इतना अगर पे कर रहे हैं, तो वी हैव टू गेट सम आउटपुट एंड मैं मन से पढ़ाई करते रह गया एंड दैट इज़ ओनली बिकॉज़ आई गॉट इंटू आईआईटी। ओके, हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि एक जेई मतलब ऑलमोस्ट सब जेई एस्पिरेंट्स की एक जर्नी में टाइम आता है। राइट। स्टार्ट करते वो लोग आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे के टारगेट से, फिर धीरे हुँ, धीरे हुँ। जैसे प्रिपरेशन प्रोग्रेस करती है, फिर उन लोग को एनआईटी भी बेटर लगता है। या एट द करेक्ट, एंड वो लोग करेक्ट। अपना गोल छोटा करते करते करते, तो दैट वाज आई थिंक ये तो सब में कॉमन रहता है। राइट, राइट। तो ओके, दैट वाज वेरी यूनिक टू लिसन। या। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जब आपको एक बार आइडिया लग गया कि व्हाट एक्चुअली जेई इज या आपको उसका लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो व्हाट वाज योर प्लानिंग प्रिपरेशन, मतलब आपने क्या प्लानिंग की थी कि आपका कोचिंग से कितना कंट्रीब्यूशन था और आपकी सेल्फ स्टडी कितनी इंपॉर्टेंट थी? सी कोचिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन योर प्रिपरेशन इज़ योर सेल्फ स्टडी ओनली। आफ्टर ऑल क्योंकि हम्म। कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, काफ़ी सारे वहाँ पे टीचर्स हैं, आपको केवल नहीं पढ़ाया जा रहा है, वो सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। बट व्हाट्स डिफरेंट इन यू एंड वो आप में डिफरेंस जो क्रिएट होता है, वो आपके सेल्फ स्टडी पे होता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, आप कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वही आप में डिफरेंस क्रिएट करता है। सो हाँ, मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे। इट वाज़ लाइक कि मैं तैयारी करता था, अपना क्वेश्चंस बनाता था एंड आई वाज़ टेकिंग 1 आवर, 2 आवर्स सेपरेटली फ्रॉम देम कि मेरे को इतने सारे डाउट्स हैं एंड आप मुझे हेल्प कर दो इन सारे डाउट्स को सोल्व करने में। So they were giving me 1 hour, 2 hour extra just only for me ताकि मेरे doubts and मेरे solutions सारे हो सके। So ओके। from that only like it helped me a lot and self study तो मैं काफ़ी करता था। It was कि मुझे मेरे जस्ट काफ़ी बेसिक शेड्यूल थे, मतलब अगर डेली हैबिट्स पूछा जाए या डेली शेड्यूल पूछा जाए तो इट वाज़ वेरी सिंपल। सुबह उठना है, खाना खाना है एंड देन कोचिंग जाना है, कोचिंग से आओ, खाना पीना खाओ, रेस्ट लो, पढ़ाई करो एंड फिर से रेस्ट लो, पढ़ाई करो, रेस्ट लो, पढ़ाई करो एंड नेक्स्ट डे फिर से क्लासेस। ऐसा मतलब इट वाज़ फिक्स्ड रूम कोचिंग दैट्स ऑल एंड इन बिटवीन जब भी टाइम मिल रहा है पढ़ाई करना। देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। ओके, दैट वाज योर बेसिक टाइम टेबल, या मतलब यू मैनेज कि ओनली वी हैव टू स्टडी, अदर थिंग्स कैन वेट राइट। बेसिकली। Okay. So what were the resources? मतलब what were the coaching resources or the resources you used other than coaching? सो रिसोर्सेज की मैं बात बताऊं तो मैं कोचिंग रिसोर्सेज ही शुरू यूज करता था, जो भी डीपीपी मिलती थी उसी को प्रैक्टिस करने का ट्राई करता था, बट ऑफ कोर्स मेरे से नहीं हो पाता था, नहीं बनते थे क्वेश्चंस, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग क्वेश्चंस नहीं बनते थे, मैं काफी सारे क्वेश्चंस छोड़ देता था। पर इट वाज कि मैं कभी ऐसा नहीं कि परमानेंटली छोड़ दिया, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं ट्राई करता था। एंड अपार्ट फ्रॉम कोचिंग मॉड्यूल्स अगर मैं बताऊं तो मैं बुक्स के लिए मैथ्स में अरिहंत पब्लिकेशन का बुक यूज करता था एंड फिजिक्स में डीसी पांडे का बुक यूज करता था एंड केमिस्ट्री में भी मैं अरिहंत का ही बुक यूज कर रहा था, दैट वाज डेडिकेटेड फॉर जेई मेंस इन जेई एडवांस ओनली। पर मुझे एग्जैक्टली ऑथर का नाम नहीं याद है, बट आई थिंक सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट द नेम ऑफ द केमिस्ट्री बुक ऑथर। बट हाँ, बुक्स अरिहंत के ही पढ़ रहा था एंड दैट वाज डेडिकेटेड बुक। एक चीज मुझे काफी लेट मालूम चली थी दैट आई विल रिकमेंड एवरी जे एक्सपीरियंस। सो मुझे कोचिंग वालों ने या फिर वट फॉर वट एवर रीजन आई डिडंट गेट टू नो अबाउट पीवाईक्यूज
मच अर्लियर। सो मुझे ऐसा 12th के हुँ, मिड में जाकर के पीवाईक्यूज़ के बारे में अच्छे से मालूम चला था कि देयर आर सम प्लेटफ़ॉर्म जहाँ से मैं पीवाईक्यूज़ मुझे डाउनलोड कर सकता हूँ, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सो इट वाज़ इन मिड 12th जब मुझे ये चीज़ मालूम चला एंड आई रिफर्ड एग्ज़ाम साइट एक्चुअली दैट इज़ अ वेबसाइट। वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। इट इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन हियर हुँ, बट या ट्रूली मैंने ओके। उधर से ही प्रिपरेशन करी थी। मैं डाउनलोड किया था एंड धीरे-धीरे आई गॉट टू नो कि हाँ, यहाँ पे हुँ, मैं सारे चैप्टर्स कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, सारे टेस्ट 3 घंटा का एग्ज़ैक्टली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। सो मैंने पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस किया था। 12th मिड में इट वाज़ लाइक कि अगर आप मुझसे पूछो कि आपने कितने पीवाईक्यूज़ बनाए होंगे, तो हाँ, आई वुड से कि मुझे गिनती नहीं मालूम है। क्योंकि मैंने इतने सारे पीवाईक्यूज़ बनाए थे। आई वाज़ लाइक कि यार जेईई करना है, मुझे क्वालीफाई करना है, मुझे एनआईटी तक तो नहीं जाना है, मेरे को हुँ, पक्का आईआईटी ही जाना है। तो आई वाज़ लाइक कि यार ठीक है 10 साल का क्या मैं 15 साल का पीवाईक्यूज़ करूँगा, पर जाना तो आईआईटी है। एंड 15 साल का भी दैट्स पीवाईक्यू ग्रेट, मैं 1 बार नहीं मैं 2 बार कर दूँगा, पर जाना आईआईटी है। सो आई दैट्स रिफर दैट। ग्रेट। सो आई वुड से कि आप अगर आपको मैं गाइड करूँ, सो आप जो भी रिसोर्सेज हुँ, पढ़ रहे हो, यू कंटिन्यू दैट। देन आफ्टर यू रिपीट एवरीथिंग यू स्टडी। अगर आप मॉड्यूल से बना रहे हो, मॉड्यूल्स को आप 2 बार 3 बार रिपीट करो। पीवाईक्यूज़ बना रहे हो, पीवाईक्यूज़ को आप रिपीट करो। एवरीथिंग यू स्टडी रिपीट इट। रिपीट इतना करना है कि वो आपके माइंड में ऐसे स्थिति में आ जाना चाहिए कि व्हेनेवर यू रिकॉल इट, इट कम्स फ्रीक्वेंटली। ऐसा नहीं होना कि या चाहिए कि अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। सो या यू हैव टू रिपीट एवरीथिंग यू स्टडी। तो बेसिकली रिवीजन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस दिन एग्ज़ाम जर्नी मतलब एग्ज़ाम जैसे हम लोगों ने दिया, तो जेईई के दिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो मोस्ट सवाल आपको लगते हैं कि ये तो हो जाएँगे। बट जब आप सवाल सॉल्व करने जाते हो रिवीजन के लैक के कारण आपको लगता है कि ये सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। तो रिवीजन आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। या बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने तैयारी 2 साल करी है एंड 2 साल तैयारी करके आपको हाँ, 3 घंटे में सारी चीजें वहां पे लिखना होता है, सारी चीजें रिकॉल करनी होती है। सो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सारी चीजें रिवाइज या करना होगा। एंड एक और मैं टिप देना चाहूंगा, मतलब इट मे सूट टू सम एंड इट मे नॉट सूट टू सम अदर पीपल। सो ऐसा था कि या व्हेन समटाइम्स जेई स्टूडेंट्स थिंक ऑफ अ टाइम टेबल। वो सोचते हैं कि चलो एक टाइम टेबल बना करके मैं प्रॉपर पढ़ाई करूंगा। कुछ लोग फॉलो भी कर लेते हैं टाइम टेबल, इट्स गुड फॉर देम। बट कुछ लोग जो फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए मैं बताऊंगा कि मैं उन्हीं स्टूडेंट्स में था जिसे टाइम टेबल फॉलो नहीं होता था एंड मैं कभी टाइम टेबल ऐसा बनाता भी नहीं था। माई टाइम टाइम टेबल था, मतलब मेरे टाइम टेबल थे पर इट वाज डिफरेंट। मेरे टाइम टेबल में लिखा रहता था कि मैं चैप्टर 1 कर रहा हूँ, चैप्टर 1 को मेरे को कंप्लीट करना, या फिर चैप्टर 2 का मुझे रिवीजन करना है, या चैप्टर 3 के मेरे को न्यूमेरिकल्स करने थे। सो मेरे टारगेट में छोटे-छोटे टारगेट्स लिखे रहते थे, चंक्स ऑफ टारगेट्स लिखे थे, बड़े-बड़े टारगेट नहीं, छोटे-छोटे टारगेट्स लिखता था। एंड आई वाज़ स्पेसिफाइड कि हाँ ठीक है, इसको कल तक कर लेना है। एंड अब मैं इसे सुबह कर रहा हूँ कि शाम कर रहा हूँ, आई डोंट केयर, या रात कर रहा हूँ या नहीं दिन भर हो पाया तो मैं रात में एक्सटेंड करके क्यों नहीं कर रहा हूँ। सो करना है। मैंने अगर फिक्स टाइम किया है तो उस फिक्स टाइम में उसको या कर लेना है। सो दिस वाज़ माय टाइम टेबल कि मैं टारगेट सेट करता था छोटे-छोटे एंड उसको अचीव करते रहता था। एंड वन या मोर थिंग वाज़ वेरी नाइस टू मी, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्प किया था। दैट वाज़ मैंने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी। इट वाज़ लाइक अ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टाइप थिंग। जिसमें ऐसा होता था कि मैं कोई टारगेट्स अगर अचीव कर लेता था, तो मैं खुद को रिवार्ड करता था, हाँ, खुद को प्रेज़ करता था। इट वाज़ लाइक कि मैं बाहर चला गया एंड देन आफ्टर समोसे वगैरह खाए। इट वाज़ अ काइंड ऑफ कि रिवार्ड कि आपने एक टारगेट्स कंप्लीट किए। एंड अगर मैंने टारगेट्स या कंप्लीट नहीं किए, तो मैं इसके लिए खुद को पनिश भी करता था कि चलो यार आपको एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ेगा। सो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप ऐसा करो, बट या यू कैन सेट योर ओन रिवार्ड, यू कैन सेट योर ओन पनिशमेंट, ताकि आप जो भी टारगेट सेट करते हो, उसको आप अचीव हुँ, करो। So this is दैट्स one thing you can ग्रेट। follow. आई थिंक दिस वाज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी आई वुड से कि लॉन्ग टर्म Yeah, गोल से बेटर है आप शॉर्ट टर्म गोल रखिए और उसको क्लियर करते right, रहिए ताकि आपके माइंड में भी वो बोलते हैं ना फ्लैग चेक मतलब चेक पॉइंट्स टिक होते जाए कि हाँ मैंने आज correct, ये कवर correct, किया तो आपको सेल्फ मोटिवेशन आती रहेगी। right, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम मतलब वही कहते हैं ना कि वी मतलब जो भी जेई क्रैक करते हैं द पीपल आर नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सिंपल चीजों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। तो दैट hmm, वाज ग्रेट टू हियर प्रियांशु। right. एक एक कॉमन क्वेश्चन आता है। एक और चीज़ हाँ मैं हाँ मेंशन करूँगा हर्ष, जैसे कि आपने चेक पॉइंट्स के बारे में बताया, तो चेक पॉइंट्स के बारे में मैंने क्या किया था, ये मैं 12th मिड में किया था। 12th मिड में मैंने एक शीट प्रॉपर शीट बनाई थी, ए4 पेपर, क्लीन पेपर। उसपे मैंने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे थे, फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के नाम एंड मैथ्स के सारे चैप्टर्स के नाम लिखे थे। एंड इसके बाद हाँ मैं हर एक चैप्टर्स को टिक करता था एंड टिक करने का वो पैरामीटर ये था कि मैं उस चैप्टर के नोट्स रिवाइज़ किया हूँ, उस चैप्टर की बुक रिवाइज़ किया हूँ, उसके न्यूमेरिकल्स कुछ किया हूँ, मे बी 10, 15, 30 क्वेश्चंस किया हूँ।
इसके बाद में उस चैप्टर के द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स उस चैप्टर के मैंने कम से कम 100+ क्वेश्चंस किया हूँ। सो मैं ये 4 स्टेप्स करता था, नोट्स, बुक्स के न्यूमेरिकल्स एंड पीवाईक्यू। ये 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लेता था, फिर उस चैप्टर को मैं डबल टिक करता था। एंड दिस वाज़ अ चेक पॉइंट फॉर मी कि इससे मुझे हमेशा मालूम रहता था कि मैंने कितने चैप्टर्स को कमांड कर रखे हैं एंड वो पेपर मेरे साथ हमेशा पॉकेट में या फिर बैग के जो बोतल वाले थैले होते हैं, उसमें रहता था। हाँ, सो हाँ। इट वाज़ अ स्ट्रैटेजी टू सेल्फ ट्रैक माई सेल्फ। मैं खुद को ट्रैक करते रहता था कि मैंने कितना कंप्लीट किया है, कितना मुझे बाकी है। सो ये आप भी फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी व्हाटएवर स्ट्रैटेजी आई टेल टू यू, यू डोंट नीड टू फॉलो, बट यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी, ताकि आप खुद को ट्रैक करते रहो कि आपने कितना प्रिपरेशन किया एंड इट विल या हेल्प यू अ लॉट। आई थिंक मतलब कि आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको एक ट्रैक पे आप रहेंगे कि आपको एक चेक पॉइंट्स टिक करते रहेंगे, तो आपको एक खुद भी राइट, सेल्फ आइडिया लगता है कि आपकी राइट, राइट। प्रिपरेशन करेक्ट जर्नी जा रही है कि नहीं। हुँ, तो दैट वाज ग्रेट। एक कॉमन क्वेश्चन जो मतलब जेईई एस्पिरेंट्स में बहुत फेमस है कि ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग, तो ओके। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वो हरी टी-शर्ट ब्लैक टी-शर्ट का जो लड़ाई चलती है। हाँ, हाँ, समझ रहा हूँ। सी इट कैन वैरी अप टू यू। सी अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन कोचिंग ट्राई करो, बिकॉज ऑफलाइन कोचिंग में आपको लाइव इंटरेक्शन होती है टीचर से एंड दे हेल्प यू अलॉट। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप इंस्टेंटली उनसे पूछ पाते हो। सो दैट ऑलवेज गिव अ बेटर अपॉर्चुनिटी। वहां पे आपके साथ कंपिटिटिव माहौल होती है। इट्स लाइक कि केवल आप नहीं पढ़ रहे होते हो, या आपको दिखता है कि मेरे साथ मेरे बैच में 50 लोग और पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्यों जेई होगा, मतलब अदर का क्यों नहीं होगा, मेरा क्यों होगा। या सो ये तरीके का एक माहौल बनता है, टीचर से वहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा ईज़िली हो पाता है। सो इसलिए आप ऑफलाइन कोचिंग ट्राई करो, बट प्रोवाइडेड यू मे नॉट बी वेरी गुड एट फाइनेंस। सो मे बी अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है, तो यू कैन बाई ऑनलाइन कोर्स। इट्स नॉट ट्रू कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन करते हो तो वो रिजल्ट नहीं आएँगे। इट्स नॉट ट्रू। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से प्रिपरेशन करते हो, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, इतना आप में डेडिकेशन है कि मुझे करना है, तो आप ऑनलाइन कोचिंग से भी कर लोगे। बट हाँ, ऑनलाइन कोचिंग में डिफ़िकल्टीज़ ये होती है कि आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, मोबाइल से पढ़ाई करना होता है, मेबी आपको टीचर से फेस टू फेस इतना ज़्यादा इंटरेक्शन ना हो पाए, क्वेश्चन्स इंस्टेंटली ना पूछ पाओ। सो ये सारी चीज़ें हो सकती है, बट पॉसिबल दोनों तरीके से है। बेटर ऑफलाइन है, बट आप ऑनलाइन से भी कर सकते हो एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। या आई थिंक हुँ, ऑनलाइन कोचिंग में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आती है वो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की है। मतलब करेक्ट, करेक्ट। कोई आपके ऊपर वो विजन रखने वाला नहीं है कि आप डेली क्लासेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हुँ, हुँ, दैट माइट बी। और एक रियलिटी चेक मिलता है ऑफलाइन कोचिंग्स में, आपके टेस्ट होते रहते हैं, आपके राइट। आप सराउंडिंग में देखते हैं। हुँ, हुँ। सो ये कॉम्पिटिटिव प्रियांशु। एग्ज़ाम्स हर्ष मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ, मैटर बताइए। करता है एंड इसका मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मतलब व्हाटएवर आई से आई हैव देयर एग्ज़ाम्पल एक्चुअली। सो मैं खुद जहाँ प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अपने रूम में हाँ, 3 हाँ। लोग हम प्रिपरेशन करते थे। एक मैं था, अभिमन्यु नहीं, मैं, अमन एंड सचिन। हम 3 लोग प्रिपरेशन एक रूम में करते थे, रूम रेंट पे लेकर के एंड हम तीनों लोग हाँ, सेम हाँ। कोचिंग में पढ़ाई करते थे एंड वी वर की 3 लोग जब एक बार कॉम्पिटिशन करते थे ना, एक बार पढ़ाई करते थे, वी वर अगेंस्ट ईच अदर। हम दोनों इट वाज़ कि हम तीनों में बहुत ज़्यादा इट्स लाइक कि झगड़ा रहता था, लड़ाई रहती थी इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक ओनली, नॉट इन रियलिटी। सो या पढ़ाई अ के मामले फ्रेंडली में कंपटीशन। हमारी काफ़ी कॉम्पिटिशन रहती थी एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि हम तीनों ने अपने करंट ईयर में ही जेईई क्वालीफाई किया एंड मी आई गॉट इनटू आईआईटी बॉम्बे एंड माय रूममेट गॉट इनटू आईआईटी धनबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड वन गॉट इनटू एनआईटी इलाहाबाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो दिस वाज़ द रिजल्ट ऑफ ग्रेट। कॉम्पिटिटिव माहौल। आई मीन इसलिए आपको अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करते हो तो वहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, सो दैट कैन बूस्ट योर प्रिपरेशन एक्चुअली। सो दैट वाज़ द टेक ऑन ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब या आप अपनी पहले फैमिली की कंडीशंस देख लीजिए एंड देन डिसाइड कि क्या आप कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड रह पाएँगे थ्रू आउट द ऑनलाइन कोचिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रियांशु कि मतलब जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं जेईई के मेन हुँ, पिलर्स, जिनको कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ जेईई। तो मतलब आई डोंट थिंक कि तीनों ही किसी के बहुत स्ट्रांग होते होंगे। कोई एक राइट। सब्जेक्ट तो कभी ऐसा लगता होगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन कि ये वीक हो रहा है मेरा, या हाँ। इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो व्हाट वाज दैट सब्जेक्ट फॉर यू और आपने उसको टैकल कैसे किया? जैसे फॉर जेईई मेंस तो इट इजी, बट जेईई एडवांस में तो आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है तीनों सब्जेक्ट्स के। हुँ। सो फर्स्टली लोग समझते हैं जेईई मीन्स जेईई एडवांस सेम एग्जाम होता है, पर ऐसा नहीं है। जेईई मीन्स जेईई एडवांस दोनों काफ़ी डिफरेंट एग्जाम होते हैं एंड इट या इज़ कि सिलेबस सेम रहती है पर एग्जाम डिफरेंट होता है। एग्जाम डिफरेंट रहने का एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊँ, सो मेरा ही एक फ्रेंड था, ही गॉट 98.6 परसेंटाइल इन जेईई मीन्स सेशन 2। सेशन 2 डिफिकल्ट होता है, स्टिल ही गॉट 98.6 परसेंटाइल, बट ही कुड नॉट या क्लैरिफाई द कट ऑफ, मतलब उसने कट ऑफ भी क्लियर नहीं किया जेईई एडवांस का।
सो दिस इज द Right. थिंग। सो आप समझ सकते हो कि जेई मेंस अगर जेई मेंस एंड जेई Yeah. एडवांस अगर सेम होता तो क्या बंदा जो 98.6 परसेंटाइल ला रहा है मेंस में, Is क्या उसका जेई एडवांस नहीं होता? कम से कम कट ऑफ भी क्लियर नहीं होता? इतना गंदा तो नहीं हो सकता था। इजीली हो सो जाता, इतना या गंदा तो नहीं करेक्ट। हो सकता। Yeah, so JEE Mains and JEE Advanced are different exam. You have to prepare separately for both of them. And जहाँ तक चैप्टर्स की बात है, जहाँ तक सब्जेक्ट्स की बात है तीनों की, so मेरे कुछ अदर हो सकते हैं, लाइक फॉर मी इन 11th मेरे मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट थे, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, एंड इन 12th माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट वाज केमिस्ट्री, देन फिजिक्स और मैथ यू कैन से। सो ऐसा था, बट वट एवर फॉर मी वट एवर इट इज, मैं आपके लिए बताता हूँ क्या होना चाहिए। सो फर्स्टली आप जब एग्जाम देते हो तो यू कैन थिंक कि आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर कौन सा है, जो आई मीन स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है आप उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करो, ताकि उस पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन सके, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस बनेगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने अंदर से कि मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आइदर पेपर इजी है या मैं स्ट्रांग हूँ, तो मेरे से पेपर्स तो बन रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट आपने ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट लिया तो देन आफ्टर अगर आपसे डिफिकल्ट यस। क्वेश्चंस भी आ गए आगे ना, तो आप मोस्ट प्रोबेबली उनको सोल्व कर पाओगे। पर अगर आपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को चूज किया, लेट्स से अगर आपका मैथ वीक है एंड पहला आपने मैथ ही अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे, एंड उसके वजह से आपको डिमोटिवेशन फील हो सकता है। इसके बाद आने वाली इजी क्वेश्चंस भी हो सकता है आपसे ना बने। सो द स्ट्रेटजी फॉर यू विल बी कि आप पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट अटेम्प्ट करें, देन आफ्टर उससे वीक, देन आफ्टर उससे वीक, एंड देयर इज नो इशू विथ यू अगर आपसे तीनों चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स कमांड नहीं हो पा रहे। कोई एक सब्जेक्ट वीक हो सकता है, कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, नो वरीज इन दैट। बट या जेई मीन्स, ध्यान देने वाली बात है कि जेई मीन्स में आपको टोटल मार्क्स के बेसिस पे आपको परसेंटाइल आते हैं। इट इज नोट कि आपने जेई अपने फिजिक्स में कितना लाया है, केमिस्ट्री में कितना लाया, इट डजेंट मैटर। आप किसी भी सब्जेक्ट में स्कोर करो, या you have to score the maximum marks. And if I tell you the strategy to score the maximum marks, you can attempt physics or chemistry as your first paper and the second paper, and math as the last paper. मैथ लास्ट रखने का रीजन ये होता है कि मैथ इट्स लाइक कि आप 25 क्वेश्चन लेकर बैठो, बनाने का ट्राई करो, मे बी आपको 25 क्वेश्चन बनाने में ही आपको 3 घंटे निकल जाएंगे। मैथ इज टाइम टेकिंग थिंग। मतलब या आप व्हाट बनाते रहो, आपका टाइम जाते रहेगा। सो बेटर या कि आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री को कवर कर लो, देन आफ्टर गिव इनफ टाइम टू मैथ्स एंड देन कवर दैट, सो या दैट यू कैन डू। या आई मीन मतलब टाइम मैनेजमेंट इज अ की रोल इन एग्जाम। मतलब या आपका करेक्ट। सिलेबस और प्रिपरेशन कैसी है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। हम्म। साथ में हाउ डू यू मतलब कितने अच्छे से आप एफिशिएंटली टाइम मैनेज कर पा रहे हैं राइट। फॉर दैट इज अ ग्रेट पॉइंट। आई मीन इट्स नॉट सो नेसेसरी कि आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे। इट्स या नॉट। इट इज या कि आपने प्रिपरेशन अच्छे से किया तो आपको उसे अच्छे स्ट्रेटजी से इम्प्लाई भी करना पड़ेगा एग्जाम में, ताकि वो मार्क्स में एग्जीक्यूशन कन्वर्ट हो पाए। एग्जैक्टली, एक्सिक्यूशन वहां मैटर करता है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने बताया जेई मेंस और जेई एडवांस में कितना डिफरेंस है। सो एक बहुत कॉमन पर्सपेक्टिव आता है जेई स्टूडेंट्स का कि कब आपकी मतलब एक होती है कि एक तो या तो जेई एडवांस के ही थ्रू आउट प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कब वो फेज आता है जब जेई एडवांस से जेई मेंस में एक शिफ्ट आता है, मतलब वो प्रिपरेशन के मूड में शिफ्ट आता है कि हाँ अब थोड़ा जेई मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ेगी। सी इट वेरीज। आई मीन इसके आंसर टाइम फ्रेम पे देना पड़ेगा। इट्स लाइक अगर आप 11th में हो तो आपको ऐसा एग्जाम का कोई चिंता नहीं है। सो आप पूरा डीपली हाँ पढ़ाई करो जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एग्जाम का कोई या चिंता जैसे नहीं है, फॉर कोई मार्क्स नहीं एग्जांपल लाना है। या जैसे फॉर एग्जांपल अभी जेई आने वाली है, आई थिंक जनवरी में जैसे शिफ्ट आने वाले हैं, ओके। तो शुड मतलब वही उसके रिलेटेड। ओके, सो फॉर अभी के लिए अगर बताऊं, जेई अगर आने वाले तो उस टाइम आपको जेई मेंस पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज जेई मेंस सेशन वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक कि वो आपका सेफ जोन डिक्लेयर करता है। अगर आपने जेई मेंस सेशन वन में अच्छा स्कोर कर दिया तो आपकी एनआईटी फिक्स हो जाती है, एंड यू कम इनटू अ सेफ जोन कि चलो मेरा कम से कम एनआईटी तो सिक्योर हो चुका है, एंड नाउ मेरे को और अच्छा करना है ताकि आईआईटी सिक्योर हो पाए। सो फॉर नाउ यू शुड फोकस ओवर योर जेई मेंस एग्जाम, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जेईई मेंस टाइप क्वेश्चंस ही सोल्व करने चाहिए अभी के लिए। एंड वंस यू आर श्योर कि हाँ अब मेरे जेईई मेंस वन में अच्छे परसेंटाइल आ जा रहे हैं, एंड आई एम गुड टू गेट इनटू एनआईटी, देन आफ्टर आप जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिक तैयारी कर सकते हैं कि अब मैं जेईई एडवांस के पैटर्न के ही टेस्ट दूंगा एंड उसके लिए तैयारी करूंगा। सो आफ्टर जेईई मेंस सेशन वन यू कैन ट्राई इट। एंड अगर जेईई मेंस सेशन वन में अच्छा नहीं आ पाता है, सो यू शुड ट्राई कि अब जेईई मेंस सेशन टू से आपको एनआईटी तो सिक्योर करना ही है, देन आफ्टर आईआईटी। आई मीन आप अगर सेशन टू में अच्छा कर पाते हो ना, सेशन टू काफी डिफिकल्ट होता है, अगर आपने अच्छा कर दिया
सो आपको 1 डेढ़ महीने का मौका मिलता है, आप 1 डेढ़ महीने में तैयारी करके जेईई एडवांस निकाल सकते हो। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ओके। जेईई सेशन 2 के बाद भी अगर आप तैयारी शुरू करते हो, स्पेसिफिक तैयारी, तो हो जाती है। हम्म। सो दैट वाज ग्रेट कि आपको कब स्विच करना बेसिकली द राइट, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ मॉक टेस्ट। आई मीन पीवाईक्यूज आर ओके। इम्पोर्टेंट, डीपीपीज आर इम्पोर्टेंट, बट व्हाट आर द मॉक टेस्ट और इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट में मॉक टेस्ट देना चाहिए? ओके, सो इसके लिए मेरे लिए भी एक प्लस पॉइंट रहा था। मैंने एक्चुअली एलियन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था एंड मेरा उसका प्लस हम्म। पॉइंट ये मिलता था कि वो एक वीकेंड पे ऑनलाइन टेस्ट लेते थे जो कि मैं अपने रूम से ही देता था फोन से। एंड दूसरा वो टेस्ट लेते थे, हमें सेंटर पे बुलाते थे एंड वहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट होती थी। सो इस ओके। तरीके का अगर आप कहीं आपको कोचिंग फीचर प्रोवाइड कर रही है या फिर आप बाहर से कोई टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हो, तो यू शुड बाई आइदर एनी ऑफलाइन एनी आउटसाइड टेस्ट, और आपके कोचिंग अगर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऐसा बोथ करवा रहे हैं तो दैट्स गुड। बट यू शुड ट्राई बोथ ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड गोइंग टू ऑफलाइन मोड। सेंटर, तो दैट ऑल्सो मैटर्स। एंड yeah, that works. And if I tell you about the importance of mock tests, तो हाँ काफी importance रखती है, but at the end PYQs are most important because PYQs क्या होते हैं कि उसने एनटीए ने जो पूछा है, एब्स्ट्रैक्ट। आप उसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड एनटीए बहुत दिनों से एग्जाम करवा रहा है, बहुत सालों से एग्जाम करवा रहा है, हर एक साल 2 सेशन होते हैं, हर एक सेशन में 6 शिफ्ट रफली होते हैं, आई मीन 6 दिन का या एग्जाम, दो दो शिफ्ट। छह सो दिन बहुत सारे दो पेपर होते हैं, शिफ्ट बहुत ज्यादा पेपर्स होते बहुत हैं। सारे। एंड ऑफ कोर्स एनटीए इतना ज्यादा न्यू पेपर्स नहीं, न्यू क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा? 2 साल का वही सिलेबस है, हर साल सिलेबस वही या रह रहा है, इवन सिलेबस या रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चंस कहाँ से रिड्यूस हो बनाएगा रहा है। वो? या करेक्ट। हम्म। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से बनाएगा? तो वो हर साल कॉन्सेप्ट रिपीट करता है, क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, पर कॉन्सेप्ट हर बार रिपीट करता है। सो अगर आप पीवाईक्यूज पे फोकस करते हो बहुत ज्यादा, अगर आप पीवाईक्यूज बनाते हो, तो यू गेट टू नो कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस पूछ रहा है, किस तरीके से एग्जाम को डील करना है, एंड यू स्कोर वेरी वेल इन एग्जाम। ओके। सो वन फेमस क्वेश्चन अमंग जेई एस्पिरेंट्स, एंड आई मीन ये तो कॉमन एस्पिरेंट का क्वेश्चन है किसी भी राइट। एग्जाम के, कि शुड दे प्रिपेयर इन मॉर्निंग और शुड दे बी अ नाइट आउल, पूरे रात पढ़ते रहो? इट्स टोटली अप टू यू, आई मीन अब अगर आप सुबह में कंफर्टेबल हो, आप सुबह में कर सकते हो, रात में कंफर्टेबल हो, रात में कर सकते हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। आई मीन मैं रात में पढ़ाई करता था बिकॉज रात में ऐसा शांत माहौल रहता था, सब कोई सोए हुए हैं, गाड़ी का आवाज नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बस शांति से आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, दैट्स ऑल दैट गोज। पर कुछ लोगों का होता है कि मॉर्निंग में जल्दी जागूंगा, दिन आफ्टर पढ़ाई करूंगा, ज्यादा याद होता है। इट्स टोटली ओके, आपको जैसे बेनिफिशियल लग रहा है आप वैसे कंटिन्यू कर सकते हो, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। ओके। सो नेक्स्ट मूव आपके थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस आपके स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन पे, कि व्हाट वाज द लो पॉइंट जहां पे आपको लगा कि ना, मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन का, और यहाँ से आपको लग रहा था कि जेई अब थोड़ा मुश्किल है, या और आपने फिर उस लो पॉइंट को कैसे ओवरकम किया? सी ये काफी रिलेवेंट है, एक्चुअली ये काफी जगह जे स्टूडेंट से मैच भी करेगा ये चीजें। हम्म। मेरा लो पॉइंट था फिजिक्स का। मैंने पूरे 11th फिजिक्स ना के बराबर पढ़ी थी, इट वाज लाइक कि टीचर मुझे पढ़ा देता था पर मैं सेल्फ स्टडी नहीं करता हाँ। था, मैं बस मैथ्स एंड केमिस्ट्री में ही लगा रहता था। तो फिजिक्स मेरा बहुत ज्यादा वीक चल रहा था। इवन मेरे 11th पूरा खत्म हो गया था, 12th शुरू हो गया था, देन आफ्टर आई यूज टू टेल माई टीचर कि सर देख लो कुछ तो कर दो, फिजिक्स में तो मेरे ऐसे ही 0 नंबर हो जाएंगे, कुछ नंबर नहीं आएगा, नंबर ओवरऑल नहीं ज्यादा स्कोर पर कर पाऊंगा। हाँ। सो इट वाज लाइक कि फिजिक्स वाज वेस्टेड फॉर मी फॉर क्लास 11। देन आफ्टर आई टुक इट सीरियसली कि नहीं अब तो करना पड़ेगा। सेम वी डू एट ध्रुवा मेंटर्स। ध्रुवा मेंटर्स जो होता है आपको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोवाइड करता है इन टू फॉर्म। एक ग्रुप टू ग्रुप, जिसमें आप एक ग्रुप का पार्ट होते हो, जहाँ पे आपके आपकी तरह अदर एस्पिरेंट्स होते हो, सेम एग्जाम जहाँ आपके ग्रुप को मेंटर कर रहे होते हैं, वो आपके ही एग्जाम के टॉप क्वालिफाइड रैंकर्स। फॉर एग्जांपल अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू विल गेट द टॉप रैंकर्स फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आईआईटीज, जो आपको गाइड करेंगे। एंड स्पेशल पार्ट क्या होता है मेंटरशिप का, कि टीचर्स तो ठीक है जो आपको पढ़ा रहे हैं, टीचर्स आर टीचिंग, बट अगर आप मेंटरशिप लेते हो ऐसे किसी स्टूडेंट से जो करेंटली आईआईटी एंड एम्स में पढ़ रहा है, आपको जो लेटेस्ट ट्रेंड है एग्जाम्स का, मतलब हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट हम लोग जो सिलेक्शन हम लोग की हुई है, तो हम लोग को तो पता है कि लेटेस्ट क्या ट्रेंड है एग्जाम का, क्या किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचर्स का क्या हो गया, उनका बहुत टाइम हो गया एग्जाम दिए हुए, तो मे बी बहुत टाइम, आई थिंक बहुत टाइम भी, अब क्या 2 या 3 साल में जेई जेई का बात करें तो अपने राइट। ट्रेंड चेंज कर रहा है। सो यू विल गेट अ बेटर इंसाइट फ्रॉम मेंटर्स कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। और बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने थ्रू आउट द वीडियो कहा कि सबकी जर्नी अलग होती है, यूनिक होती है।
तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी जर्नी में कुछ ज़्यादा ही यूनिकनेस है या कुछ आपको पर्सनलाइज़ ज़्यादा चाहिए, तो यू कैन आल्सो कनेक्ट थ्रू अ पर्सनलाइज़्ड मेंटर जो आप स्पेशली आप पे फोकस करेगा, आपके लिए प्लान्स बनाएगा, आपके बैकलॉग के लिए स्ट्रेटेजी बनाएगा, आपके लिए टाइम टेबल एंड शेड्यूल भी रखेगा एंड आपको पर्सनली गाइड करेगा थ्रू आउट योर प्रिपरेशन कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है या आपका कोई भी पर्सनल डाउट वो पर्सनली क्लियर करेगा. So these are the two mentorship we are providing at Dhruva Mentors, and we are the top rankers of the exam basically. Yeah. So for more details, you can buy yourself visit mydhruvamentors.com or contact on the phone number on the screen. By via WhatsApp, we will reach out to you. और अगर आपको कोई और डाउट है मेंटरशिप के बारे में, you can just comment down in the comment section. अगर नहीं करते तो जेईई में रैंक तो भूल ही जाना है मुझे। सो मैंने प्रिपरेशन शुरू करी। आई चोज़ सब्जेक्ट जिसमें चैप्टर्स जिसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगे। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने चूज़ किया कि चलो इसको करना है अच्छे से। देन हम्म. आफ्टर मैंने कुछ अच्छे-अच्छे चैप्टर्स पकड़े, जैसे मेरा केमिस्ट्री मजबूत था। तो थर्मोडायनामिक्स मैंने केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा था, तो मैंने फिजिक्स में भी उसको कवर कर लिया। एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने केमिस्ट्री में कर रखा था। मैंने एटॉमिक रिलेटेड जो भी है मॉडर्न फिजिक्स, मैंने वो चीज़ फिर कमांड कर लिया फिजिक्स में। तो उस तरीके से मैंने इंटरेस्ट को जगाना शुरू किया। फिर यूनिट एंड डायमेंशन काफ़ी ईज़ी चैप्टर है, मैंने उसको कर लिया कि चलो थोड़ा तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि चलो कुछ तो आता है मुझे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इस तरीके से मैंने ईज़ी-ईज़ी चैप्टर्स किए। देन आफ्टर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने 12th के हम्म. मिड में प्रॉपर सारे जैसा मैंने लिस्ट बनाया था सारे चैप्टर्स का लिस्ट बनाया, सारे चैप्टर्स का बुक, नोट्स, पीवाईक्यूज़ करते गए एंड सारे टिक करते गए एंड ऐसे कैसे करते-करते मैंने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया, सारे चैप्टर्स का पीवाईक्यूज़ किए एंड बहुत ज़्यादा रिविजन्स नहीं, बट पीवाईक्यूज़ मैंने बहुत अच्छे से किए। नहीं आया तो मैंने सॉल्यूशंस देख के किए, फिर किए एंड द रिजल्ट वाज़ कि अल्टीमेटली इन सेशन 2 आई कुड स्कोर 99.64 परसेंटाइल इन फिजिक्स ओनली। सो Yeah, I mean you have a great percentile in physics and chemistry, 99 या percentile plus. That's extraordinary. सो केमिस्ट्री का तो मैं इट्स वेरी नॉर्मल थिंग फॉर मी कि 99% आया बिकॉज़ मैंने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी। सारे चैप्टर्स मैंने पढ़े थे, तो मुझे नॉर्मल लगता है कि चलो ठीक है केमिस्ट्री में 99 आ गया। बट फॉर फिजिक्स इट वाज़ कि मैं बहुत ज़्यादा वीक था। स्टिल मैंने पीवाईक्यूज़ इतने कर दिए कि उसमें भी मैंने 99.64 तक ला पाया। एंड या ऑफ कोर्स फिजिक्स के क्वेश्चन्स ईज़ी आ रहे हैं। सो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर एवरी जेईई एस्पिरेंट्स कि यू शुड Yeah. फोकस ओवर फिजिक्स कि यार फिजिक्स में तो नंबर लाने हैं। नंबर अगर फिजिक्स में उठ गया, तो इट्स लाइक कि अच्छे परसेंटाइल बन जाती है। या मतलब अब तो जेई का एक पैटर्न हो गया. एक टाइम में राइट। फिजिक्स वाज द हार्डेस्ट टू अटेम्प्ट. अब फिजिक्स करेक्ट, का जो करेक्ट। लेवल आ गया है, आई थिंक 80-90 मार्क्स पे भी अब परसेंटाइल बहुत कम बनती है. या वेरी वेरी ऑब्वियस है। मतलब वो फिजिक्स का या टफनेस डिक्रीज़ करके मैथ के टफनेस में वो पुश कर या रहे हैं। मैथ या का टफनेस तो आई थिंक अब 30-40 मार्क्स पे आई थिंक बहुत बेटर परसेंटाइल बनने लगी मैथ करेक्ट, में. करेक्ट। जेईई में तो वही है जेईई कि एडवांस में जेईई एडवांस में लोगों को 20-30 नंबर लाने में भी डिफिकल्टीज़ आ या जाती है, सिचुएशन या ऐसा हो जाता है लास्ट लास्ट तक। मैंने देखे कई सारों को। कट ऑफ बहुत सारे के कट ऑफ मैथ्स में ही आई थिंक अटकते हैं. करेक्ट। हाँ, तो अब सबसे बड़ा भैया एक रोग जो बोले कि जेई एस्पिरेंट्स का सबसे बड़ा रोग बैकलॉग. डिस्ट्रैक्शन, बैकलॉग्स ये 2 चीज़ें हैं। बैकलॉग तो सबसे मतलब कि बैकलॉग बहुत का होता है कि 12th में आ गया, 11th के पूरा का पूरा बैकलॉग बन गया हुँ, या हुँ। जर्नी स्टार्ट की यूनिट डायमेंशन का ही बैकलॉग बन गया बहुत का. तो मतलब बैकलॉग कैसे कवर करे और उसको मतलब करंट स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बैकलॉग कैसे कवर करे बेसिकली. सी बैकलॉग्स कवर करने तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड सिंपल जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई ना, मैं बैकलॉग्स कवर करता था ऐसे ही। जस्ट मैंने नोट्स पढ़े, देन आफ्टर बुक्स पढ़े, उसके न्यूमेरिकल्स बनाए, देन पीवाईक्यूज़ बनाए एंड ये 4 स्टेप जैसे ही मेरे कंप्लीट हो जाता था, आई डिक्लेयर्ड माई सेल्फ कि मेरा इस चैप्टर का कमांड कर लिया हूँ। मेरे से अब मैंने बैकलॉग्स क्लियर कर लिया, अब क्वेश्चन बने या ना बने, आई डोंट केयर। और मैंने ये 4 स्टेप्स कर चुके हैं, तो इट्स लाइक कि डेफिनिटली आई विल बी इन अ गुड स्टेट कि मे बी डिफिकल्ट क्वेश्चन ना बने पर मॉडरेट मॉडरेट क्वेश्चंस तो मैं बना लूँगा। जी।